गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th का बैच है, रिवीजन बैच। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 की प्रॉब्लम्स। आज होगा प्रॉब्लम्स का लेक्चर नंबर 2, ठीक है। थ्री प्रॉब्लम्स का लेक्चर 3। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स। सुनिए, कैपेसिटेंस में लगभग 1/3 प्रॉब्लम्स अभी जो हम 5 मिनट थ्योरी बता रहे हैं उससे रिलेटेड है। कितनी प्रॉब्लम्स? 1/3। और जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था पोटेंशियल में, इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड थ्योरी पढ़ी थी कि डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, 2 पॉजिटिव चार्ज के लिए। एक क्वेश्चन 100% श्योर है उसका। जो बच्चे नहीं आए थे लास्ट टाइम वाला वीडियो जरूर देख लें, स्पेशली स्टार्टिंग का। समझ गए? एक तो आते नहीं हो, ऊपर से वीडियो तक नहीं देखते हो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% श्योर है, मनी बाय गारंटी। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है जो अभी हम थ्योरी बता रहे हैं, कैपेसिटेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर हमने कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लिया है तो क्या होगा, और बैटरी अगर रिमेन्स कनेक्टेड है तो क्या होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 100% श्योर है, 100%। जब ये क्वेश्चन आएगा तो हमारी बात को याद करोगे, फिर अपने KKM को याद करोगे कि सर ने कहा था फिर भी हमने नहीं पढ़ा। समझ, KKM जानते हो ना, कायरता कामचोरी मकारी, ठीक है। 100% श्योर है, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों क्वेश्चन में मनी बाय गारंटी है। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्वेश्चन और एक ये कनेक्टेड डिसकनेक्टेड, ठीक है। तो देखिए, इफ बैटरी इज डिसकनेक्टेड, बेटा battery is disconnected after charging the capacitor. After charging the capacitor. तो ये हम थ्योरी आपको बता दे रहे हैं, अभी कम से कम 15-20 क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे, ठीक है। यानी इस थ्योरी को बताने के बाद 15-20 60 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। कितने हैं? 60। ये बता देंगे 20 क्वेश्चन हो गए, बचेंगे कितने? 40, ठीक है। कम से कम 20 क्वेश्चन इसी थ्योरी से रिलेटेड है। तो अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लिया गया है, सुनो ध्यान से, कुछ मत देखो नीचे, बताइए घर में नहीं पढ़ सकते हो ये, ध्यान सुनो, ध्यान से। अगर चार्ज कहाँ से आता है? बैटरी से। चार्ज कहाँ से आता है? और कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद तुमने बैटरी को क्या किया? डिस्कनेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब जितना चार्ज आना था आ चुका, अब ना बढ़ेगा ना घटेगा। इतनी बात समझ गए? बस यही मेन पॉइंट है। चार्ज कहाँ से आता है? और तुमने कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद बैटरी को क्या किया? डिस्कनेक्ट कर दिया। मतलब जितना चार्ज आना था आ चुका, अब ना बढ़ेगा ना घटेगा। सब कुछ चेंज हो सकता है, चार्ज नहीं चेंज होगा अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लिया गया है तो। समझ गए? Q रिमेन्स अनचेंज्ड, Q रिमेन्स अनचेंज्ड, अनचेंज कर दो, कांस्टेंट कर दो। अब अगर तुमने C को बढ़ाया, ऑन इंक्रीजिंग C, अब इन C को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दो। बीच में क्या रख दो? डाइलेक्ट्रिक मीडियम, समझ गए? या बीच का सेपरेशन कम कर दो। बस C इक्वल टू क्या होता है? K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो C को हम 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं, या तो D को कम करें या फिर K को क्या करें? बढ़ा दें। मतलब डायलेक्ट्रिक मीडियम रख दो। पहले एयर था तो K कितना था? 1, फिर आपने डायलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया तो C बढ़ गया, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग C V डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन C। और Q तो चेंज होना नहीं है। क्यों नहीं चेंज होना? क्योंकि बैटरी को क्या किया गया है? डिस्कनेक्ट। अरे
क्यू चेंज होना नहीं है क्योंकि बैटरी को क्या किया गया है, डिसकनेक्टेड, और सी को इंक्रीज कर रहे हो तो वी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब समझे? ठीक है, सी को इंक्रीज करेंगे तो वी डिक्रीज होगा और सी को डिक्रीज करेंगे तो वी इंक्रीज होगा। समझ गए? सी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बीच में कोई मीडियम रख दें या बीच का सेपरेशन कम कर दें। डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, मीडियम निकाल लें या सेपरेशन बढ़ा दें, कुछ भी कर सकते हैं। आपसे इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, मीडियम रख रहे हैं, मीडियम हटा रहे हैं, तो सीधी बात है, सी बढ़ाओगे वी घटेगा, सी घटाओगे वी बढ़ेगा। सर के बल खड़े हो जाओ, क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि बैटरी को आपने क्या किया है, डिस्कनेक्ट कर लिया। क्यों नहीं जान पाते बेटा मनिका? समझ गए? तो चार्ज कहां से आता है, बैटरी से, और बैटरी को तुमने क्या किया है, डिस्कनेक्ट। समझ गए? चार्ज नहीं चेंज होगा। अब अगर पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, V डिक्रीजेस तो E भी डिक्रीजेस। नहीं समझे? इफ V डिक्रीजेस देन E आल्सो डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि V इक्वल टू E इंटू डी। अगर D कांस्टेंट है तो, अगर D कांस्टेंट है ठीक, जैसे उन्होंने कहा कैपेसिटर की प्लेटों के बीच मीडियम रख दिया, क्या रख दिया, मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो सी बढ़ा, सी बढ़ेगा तो वी क्या होगा, घटेगा, और जब वी घटेगा तो ई भी घटेगा। ऐसे कर लो, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन डी, और जब वी घटेगा तो ई नहीं घटेगा, अगर डी सेम है तो। समझ गए? एनर्जी भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, एनर्जी यू इक्वल टू कौन सा लगाओगे यहाँ पे, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। जैसे ही कहें डिस्कनेक्टेड यानी चार्ज नहीं चेंज होगा। यू के 3 फार्मूले होते हैं, कितने फार्मूले होते हैं, 3। एक हाफ क्यू वी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ, इन दोनों को ज़्यादा यूज करते हैं। बैटरी डिस्कनेक्ट कर ली गई है या सीरीज में है तो ये यूज करोगे, क्योंकि सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज। बैटरी डिस्कनेक्ट कर ली गई तो भी चार्ज सेम रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो बैटरी डिस्कनेक्ट कर ली गई है तो हमेशा ये फार्मूला यूज करोगे। नहीं समझे? या फिर सीरीज में है तो भी ये यूज करोगे। ठीक है? सीरीज में क्या होता फार्मूला, 1/c इक्वल टू, हमने आपका इसका प्रूवमेंट बताया नहीं था लेकिन 2 बार आया है, 3 बार। पैरेलल जरूर नहीं आया, सीरीज वाला कितने बार आया, 3 बार, वो भी 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। ठीक है? इसलिए देखना है ना उसको मेन बैच में वाले वीडियो में। ठीक है? अरे सीरीज पैरेलल भी नहीं जानते हो तो अगर सीरीज में है तो ये वाला फार्मूला लगाओगे क्योंकि क्यू सेम होता है। बैटरी डिस्कनेक्ट कर ली गई तो भी ये वाला फार्मूला लगाओगे क्योंकि क्यू नहीं चेंज होना है। अब सी तुमने बढ़ाया तो यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ गए? ऑन इंक्रीजिंग सी यू डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। समझ आया ना? अब जनरली हम लोग सी को कैसे इंक्रीज करते हैं, मीडियम को रख करके। अब जैसे के मीडियम रख दिया तो सी कितने टाइम्स में बढ़ गया, के टाइम्स, यानी यू के टाइम्स कम हो गया। अरे सी बढ़ेगा तो यू कम नहीं होगा, और कितने टाइम्स कम हो जाएगा, के टाइम्स। यही चीज़ वी भी कम होगा के टाइम्स, ई भी कम होगा के टाइम्स। समझ गए? अगर मीडियम रख रहे हैं तो ये सारी कहानी कब के लिए हो गई, डिस्कनेक्ट। समझ गए? अगर कनेक्टेड है तो इफ बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, across a capacitor। अब क्या क्या होगा देखो, अगर 20 वोल्ट की बैटरी है और वो कनेक्टेड है तो जब तक बैटरी कनेक्टेड रहेगी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच का पीडी कितना रहेगा, 20 वोल्ट। समझ गए? जितने वोल्ट की बैटरी हो, यानी अभी तक क्या कांस्टेंट हो गया था, क्यू, यानी सी को चेंज करने पे कौन एडजस्ट करता था अपने आप को, वी। नहीं समझ आया? अब क्या कांस्टेंट होगा, वी, यानी अगर सी को चेंज करेंगे कौन एडजस्ट करेगा अपने आप को, क्यू। अरे क्यों नहीं जान पा रहे हो?
अगर Q कांस्टेंट हो गया है तो C को चेंज करेंगे तो V एडजस्ट नहीं करेगा, अगर V कांस्टेंट हो गया C को चेंज करेंगे तो Q एडजस्ट करेगा अपने आप को। समझ गए? V रिमेन्स अनचेंज्ड। एक्चुअल में क्या है, ये आपको पॉइंट याद रखने की जरूरत ही नहीं है, केवल आपको ये ध्यान रखना बस, ये सारे आप निकाल लोगे, क्योंकि ज़्यादा याद करने के चक्कर में पड़ोगे, ये नहीं चेंज होगा, वो चेंज होगा, वो नहीं चेंज होगा, ये चेंज होगा, वो कांस्टेंट, तो सब एक ही मिला दोगे, घर मारोगे, सब एक ही मिक्स हो जाएगा। घर नहीं उसमें मिक्सर में, फिर उसमें ऊपर से चॉकलेट पाउडर डाला, समझ गए? इसलिए केवल ये ध्यान रखो, बैटरी हटा ली गई, क्यों नहीं चेंज होगा, अब बाकी चीज़ें निकलती चली जाएंगी। समझ गए? V remains unchanged. E remains unchanged. लेकिन ये चीज कब होगी? जब D ना चेंज हो, if D is constant। चलो ऐसे देख लो, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन डी। जब V नहीं चेंज होगा तो E भी नहीं चेंज होगा। अगर D वही है तो वर्ड्स पे ध्यान दो, पता चल D चेंज कर दें तब तो E चेंज हो ही जाएगा। ठीक है? हाँ, अब किस पे आ जाओ, ऑन इंक्रीजिंग C। कैसे C को इंक्रीज करते हैं? प्लेटों के बीच क्या रख करके, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ऑन इंक्रीजिंग C को बढ़ा रहे हैं, बोलो ऐसे को, तो Q इक्वल टू CV, C को बढ़ा रहे हैं, V चेंज हो नहीं रहा है, V चेंज हो नहीं रहा है। ऑन इंक्रीजिंग C, Q क्या होगा, बढ़ेगा। Q क्या होगा, बढ़ेगा। Q इंक्रीजेस, और एनर्जी, ठीक है। अब की बार एनर्जी कौन सा फार्मूला लगाओगे, हाफ सी। क्यू वाला ने क्यों चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, नहीं ये नहीं लगाना क्यों चेंज हो रहा है, वो वाला फार्मूला लगाते जो चीज चेंज ना हो। तो इसमें क्या नहीं चेंज हो रहा है, वी, तो वी वाला लगाओ, हाफ सी वी स्क्वायर। हाँ, अब सी को बढ़ाओ, वी चेंज हो नहीं रहा है, यू बढ़ेगा। वहां पे क्या था, सी को बढ़ाते थे तो यू घटता था, नहीं समझे? यहां पे सी बढ़ाएंगे तो यू बढ़ेगा। समझ गए? क्योंकि वी तो चेंज होने नहीं है। तुम क्यों नहीं जान पा रहे हो? हम फिर रिपीट कर रहे हैं, ये जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सब पॉइंट है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। मेन कौन सा है, पहला पॉइंट। समझ गए? ये तो आप अपने आप कैलकुलेट कर ही लोगे, कुछ तो ब्रेन का यूज करो, कम है तो क्या हुआ, यूज तो करोगे। ठीक है? तो अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर लिया गया तो क्या नहीं चेंज होगा, क्यू। क्यों नहीं क्यू चेंज होगा, समझ आया? चार्ज कहां से आता है, क्यों नहीं जान पा रहे हो बेटा, चार्ज कहां से आता है, और बैटरी डिस्कनेक्ट कर ली गई तो जितना चार्ज आना था आ चुका, अब ना बढ़ेगा ना घटेगा। अगर बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड है तो फिर पीडी नहीं चेंज होना है, जितने वोल्ट की बैटरी है उतना पीडी रहेगा, चाहे तुम मीडियम रखो, हटाओ, डिस्टेंस बढ़ाओ घटाओ, पीडी वही रहेगा। कब तक, जब तक बैटरी कनेक्टेड रहेगी। ठीक है, नोट करें बहुत जल्दी। तो ये कैपेसिटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1/3 क्वेश्चन आपके हो गए अनसॉल्व के, 1/3, कम से कम 20 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। समझ गए? कोई डाउट? तुम बिल्कुल पेन नहीं चलाते हो? अच्छा, रात में पढ़ते होगे ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, कैपेसिटर प्लेट्स आर चार्ज्ड बाय अ बैटरी विथ V वोल्ट आफ्टर चार्जिंग बैटरी डिस्कनेक्टेड। यानी बैटरी को क्या किया गया है, डिस्कनेक्ट।
पहले पोटेंशियल V था और उसके बाद एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर देते हैं K प्लेटों के बीच, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा देखिए, V डिक्रीजेस, कितने टाइम्स डिक्रीज होगा, K टाइम्स। पहले V था तो बाद में कितना हो जाएगा, V बाई K। नहीं समझे? अगर इसको मैथमेटिकली करना हो तो आप ऐसे समझो, ये कुछ मत ध्यान रखो, केवल ये ध्यान रखो बैटरी हटा ली गई है, Q नहीं चेंज होगा, बैटरी कनेक्टेड है, V नहीं चेंज होगा, बस। अब देखो Q, सुनिए, तो जो क्वेश्चन हमने बर्रा वाली ब्रांच में बताया है वही हम बताते जा रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि वही बच्चे ट्राई करके आते हैं केवल। थर्ड, अब पहले C था, बाद में कितना हो गया, KC। ये तो पता है मीडियम भरने के बाद कैपेसिटेंस कितने टाइम्स बढ़ जाता है, K टाइम्स, क्योंकि C इक्वल टू क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। समझ गए? तो पहले जब एयर था तो C, बाद में हो गया KC। पहले V1 कितना है, V2 आपसे पूछा है, ठीक है। क्या कहोगे, सिंस बैटरी इज डिसकनेक्टेड देयरफॉर Q1 इक्वल टू Q2। आपको पता है अगर बैटरी डिसकनेक्ट कर ली गई है तो चार्ज रिमेंस अनचेंज्ड। समझ गए? अब नहीं समझे? तो बैटरी डिसकनेक्ट कर ली गई है, इसका मतलब Q1 इक्वल टू Q2। अब Q1 कितना हो जाएगा, C1 V1, Q2 कितना हो जाएगा, C2 V2। ये C, ये V, ये KC, ये V2, C से C, V अपॉन K आ गया। ये मैथमेटिकली हो गया। समझ गए? ऐसे ध्यान रहे तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स X एंड Y। शांत हो बेटा, बातें करोगे ध्यान रखना, बाहर भगा देंगे, और बाहर जाड़ा बहुत है, ध्यान रखना। टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, शांत रहो। टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स X and Y have the same area of plates and same separation between the plates. X has air, Y with the dielectric constant 2. देखो दो है कैपेसिटर X और Y। X में प्लेटों के बीच क्या है, एयर, और Y में क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 2। तो अगर X का कैपेसिटेंस हम मान लें C, तो Y का कितना हो गया, KC हो गया, और K कितना दिया है, 2C। एनर्जी का रेशियो पूछा है, किसका रेशियो पूछा है, एनर्जी का। किसका रेशियो पूछा है, एनर्जी का, ठीक है। और सीरीज में जोड़ा गया है इनको, किस में जोड़ा गया है, सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज। सोचना पड़ता क्या, सीरीज में चार्ज सेम होता, पैरेलल में PD। सीरीज में चार्ज, सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज, और पैरेलल में PD। सीरीज में चार्ज सेम होता है, पैरेलल में PD। कौन सा फार्मूला लगाओगे U का, बोलो, हाफ, 1/2 क्यों बोलोगे, 1/2 कितने वर्ड्स हैं, 3। 1/2 कितने वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं। हाफ में कितने वर्ड्स हैं, 1। फिर नहीं समझे, हाफ Q²/C। एनर्जी बचाओ ताकि सही जगह एनर्जी लगे, इसलिए हम कहते हैं मोबाइल वगैरह को कम टाइम वेस्ट करो, बातें वो कम करो, दोस्ती कम करो, एनर्जी बचाओ, एक ही जगह लगानी है एनर्जी। नहीं समझे? कुछ समझ आ रहा है? एनर्जी बचाओ, टाइम बचाओ, सब एक ही जगह लगानी है। समझ गए? क्योंकि हाथ से मौका निकलने के बाद पूरे जीवन के लिए पछतावा हो जाता है, पूरे जीवन के लिए। फेल हो गए तो पछतावा नहीं होगा, अगले साल मिल जाएगा। लेकिन कहीं 60-65% आ गए, 40-70% आ गए तो पूरी लाइफ के लिए हो जाता है। काश उस समय पढ़ लिया होता है, हमेशा काश आता है। समझ गए? तो जैसे ही टाइम निकला पूरी लाइफ के लिए पछताने के लिए हो जाता है। फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, भाई अगला मौका मिल जाएगा। लेकिन पास हो गए और अगर घसीट के हुए, समझ गए ना? तो अभी भी टाइम है, ठीक है। एक एक मिनट, एक एक कैलोरी एनर्जी बचानी है।
सब कहाँ लगानी है? पढ़ाई में। समझ गए बेटा क्या करें? समझ आ रहा है? तो अगर x का कैपेसिटेंस c है तो y की कितनी हो गई? 2c, क्योंकि मीडियम भर दिया ना। अब एनर्जी का रेशियो पूछा है और जोड़ा किस में गया है? दोनों को सीरीज में। जैसे ही सीरीज आए आपको तुरंत ये फार्मूला याद करना चाहिए, क्यू वाला, क्योंकि सीरीज में क्यू सेम होता है। जैसे कहे बैटरी कनेक्टेड, ये वाला फार्मूला। अगर क्यू नहीं चेंज हो रहा, क्यू सेम है तो ये, और वी सेम है तो ये। समझ, यही दो मेन होते हैं। ठीक है, तो U1 हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C1 और U2 हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C2। बस कर लो। U1 अपॉन U2, C2 अपॉन C1, 2C अपॉन C, 2:1 आंसर। समझ गए? आपको सोचना ही, देखना ही नहीं 12 वोल्ट दिया 10 वोल्ट दिया, कुछ नहीं, सीरीज में है, सीधे ही लगाओ भाई। क्यू सेम होगा, क्यू से क्यू कट जाएगा। ये वाला नहीं लगा सकते हैं ना, ये वाला, क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है? वी, और वी दोनों का क्या होगा? अलग अलग। अभी नहीं समझे? कोई डाउट? समझ आया बेटा? नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 रीजन एसर्शन के हैं, सिंपल हैं, दोनों बता दे रहे हैं, जल्दी नोट करें। बैटरी डिस्कनेक्ट कर ली गई है, क्या नहीं चेंज होगा? चार्ज। क्या टैटू बनवा देगा सबके? बैटरी डिस्कनेक्ट कर ली गई है, क्या नहीं चेंज होगा? चार्ज। और बैटरी अगर कनेक्टेड है तो V। समझ गए? नहीं समझे? अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर ली गई है या कैपेसिटर सीरीज में है तो एनर्जी के लिए कौन सा फार्मूला लगाओगे? हाफ क्यू स्क्वायर, क्यों चार्ज सेम होता है। हाँ, पैरेलल में होते तो हाफ CV स्क्वायर लगा देते। पैरेलल में लगाते या बैटरी को क्या किया गया? कनेक्टेड है। ठीक है, समझ में आ रही बात? देखिए, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, बेटा शांत रहो। तो मॉलिक्यूल्स जो है दो टाइप के होते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर। नॉन पोलर में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कॉन्साइड करता है। कॉन्साइड करता मतलब एक ही जगह होता है, एक के ऊपर एक कॉन्साइड करना। यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का नेट डाइपोल मोमेंट कितना होता है? 0। ठीक है, और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कॉन्साइड नहीं करता है, यानी एक ही पॉइंट पे नहीं होता है, यानी उनके अंदर एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिज्म में, ध्यान है? डाया पैरा फेरो। डाया में नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है? 0। वहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट कहते थे, यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, लेकिन पैरा के हर एटम में क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, हर एटम में, पैरा के भी और फेरो के भी। लेकिन पैरा जो है पैरामैग्नेटिक, वो नॉर्मल कंडीशन में अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा था। क्यों नहीं शो कर रहा था? क्योंकि उसके एटम्स कैसे थे? रैंडम ऑर्डर में थे। याद आया? किसी का मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे है, किसी का ऊपर है, किसी का टुवर्ड्स राइट है, किसी का टुवर्ड्स लेफ्ट है। सब एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाता है? 0। समझ गए? सिंगल एटम लेंगे मैग्नेट है, टुकड़ा लेंगे मैग्नेट नहीं है। यही होता है पोलर मटेरियल के साथ। ठीक है, अब नहीं समझे? अब जैसे तूने पोलर मटेरियल लिया तो पोलर मटेरियल में हर मॉलिक्यूल किसकी तरह काम करेगा? डाइपोल की तरह, यानी उसमें एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा। लेकिन अगर तुमने टुकड़ा ले लिया तो उसका नेट डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा? 0। सब एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। अभी नहीं समझे? पोलर होने के बावजूद नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? 0। और नॉन पोलर होगा तो 0 होगा ही होगा। हाँ, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो उनको घुमा करके कहाँ ले आएगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जिससे इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। शॉर्ट में बोल देते हैं डाइपोल मूवमेंट। फुल नेम क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और आपको बताया था हमने पर यूनिट वॉल्यूम में
जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, कल ही बताया था, पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पोलराइजेशन वेक्टर। कल बताया था, कल पोलराइजेशन वेक्टर, समझ गए? पोलराइजेशन वेक्टर, इसी की बात कर रहे हैं। ये पी वेक्टर से लिखते हैं, और पी वेक्टर होता क्या है? टोटल डाइपोल मोमेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम। कल आया था क्वेश्चन, कल। यानी हम कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन पर यूनिट ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर ऑफ दैट। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अभी नहीं समझे? कोई डाउट? एक चीज और होती है, पी वेक्टर प्रोपोर्शनल टू होता है ई वेक्टर। यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक है तो कम पोलराइजेशन वेक्टर प्रोड्यूस होगा, स्ट्रांग है तो ज़्यादा। समझ गए? कोई डाउट? और जब यहाँ प्रोपोर्शनल आ जाते हैं, कांस्टेंट आता है काई ई। क्या आता है? काई ई। काई ई को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। जैसे वहाँ पे क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अरे पढ़ चुके हैं ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यहाँ क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये यूनिटलेस ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, यूनिटलेस डायमेंशनलेस। जो मटेरियल जितना इजीली पोलराइज होता है उसकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। अगर जो मैग्नेटाइज होगा उसकी मैग्नेटिक, डेफिनेशन दोनों की सेम है। जो मटेरियल जितना इजीली पोलराइज होगा उसकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जो जितना इजीली मैग्नेटाइज होगा उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा। ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, 3 वर्ड्स में, ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। समझ गए? कोई डाउट? तो देखिए आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इजीली अपनी लिमिट को वो क्रॉस कर जाते हैं, 1 नंबर के लिए कर जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो मिलने हैं, मिनिमम 2। समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन क्या कहना है। फर्स्ट पार्ट पढ़ो। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइपोल मूवमेंट, शांत रहो, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक इज 0। सही है। डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है? 0, क्योंकि सब एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। ठीक है? क्यों कैंसिल कर देते हैं? रीजन देखो। द डाइपोल्स ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक आर रैंडमली ओरिएंटेड, रैंडमली ओरिएंटेड। ठीक है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ गए? क्यों नहीं समझे? 7th, अ कैपेसिटर कैन बी गिवन ओनली अ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ये भी सही है, जितना चाहे उतना चार्ज थोड़ी दे सकते हैं, लिमिटेड। और ये किस पे डिपेंड करता है? प्लेटों के एरिया पे, बीच का सेपरेशन पे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे। समझ गए? तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी। ठीक है, ये भी ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, जो वहाँ बता के आने वो यहाँ बता रहे हैं। ये रेस करें, नोट कर लो उसको। उदाहरण का काई ई यूनिट, आगे एक आएगा क्वेश्चन, इसलिए हमने बता दिया लगे हाथ। काई ई पूछेंगे ना वो, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, तो यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी, प्योर नंबर। कैसी क्वांटिटी है ये? यूनिटलेस डायमेंशनलेस, प्योर नंबर। K इक्वल टू 1 प्लस काई ई होता है, उसी का आगे नोट कर लेना। K इक्वल टू 1 प्लस काई ई। अब जैसे एयर वैक्यूम के लिए काई 0 हो जाता है, तो K कितना हो जाता है? 1। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में क्या है? रिलेशन। ठीक है? जो मटेरियल जितना इजीली पोलराइज होगा उसकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी।
जो मटेरियल जितना इजीली मैग्नेटाइज होगा उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को किससे लिखते थे? काई एम से, और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को काई ई से। पाई फाई साई काई आपस में है भाई भाई, नहीं समझे? पाई सुना? पाई, फाई, साई, तो पाई फाई साई काई आपस में है भाई भाई। पाई फाई साई काई। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9, देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ चार्ज Q वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस V। Q और V के बीच क्या पूछा है? ग्राफ दिया हुआ है Q और V। स्लोप क्या होगा? dy ओवर dx होता है। यहां पे क्या हो जाएगा? Q अपॉन V, यानी किसको रिप्रेजेंट करेगा? C को, क्योंकि y एक्सिस पे Q ले रहे हैं और x एक्सिस पे क्या ले रहे हैं? V। ठीक है, ये A है और ये B है। अच्छा, इनमें से किसका स्लोप ज़्यादा है, किसका स्लोप कम है? A का कम है कि B का कम है? B का कम है। tan थीटा होता है ना, यहाँ थीटा कम है तो tan थीटा कम हो जाएगा। तो किसका स्लोप कम है? B का, यानी और हमसे कह रहे हैं C1 कम है। कौन कम है? C1। C2 इज ग्रेटर देन C1। C2 इज ग्रेटर देन, यानी C2 ज़्यादा है, यानी C1 कम है। तो कौन सा ग्राफ C1 को रिप्रेजेंट कर रहा है? B। किस ग्राफ में स्लोप कम है? B में। किस ग्राफ में स्लोप कम है? और यहाँ स्लोप ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? C को, क्योंकि dy अपॉन dx होता है, y एक्सिस पे Q है, x एक्सिस पे V है, तो Q अपॉन V, और Q अपॉन V को क्या कहते हैं? C। नहीं समझे? यानी स्लोप रिप्रेजेंट्स C, स्लोप रिप्रेजेंट्स C, और स्लोप किसका कम है? B का, यानी ये C1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये C2। हमसे पूछा केवल ये है कि C1 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो C1 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? B। नहीं समझे? क्योंकि B का स्लोप कम है। क्यों स्लोप कम है? क्योंकि B का एंगल कम है। समझ गए? तो B का स्लोप कम है, यानी B के लिए C कम है, तो C1 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं ना C2 इज ग्रेटर देन C1 है। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 13, बाकी सब थ्योरी वाले हैं। इरेज करें? इसको भी इरेज करने जा रहे हैं। ध्यान रखना, बैटरी डिस्कनेक्ट कर ली गई है, क्या नहीं चेंज होगा? चार्ज। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो क्या नहीं चेंज होगा? V। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, बेटा ध्यान से सुनो, इसको हमेशा के लिए तैयार कर लो।
बिल्कुल शांत रहो। अगर इस तरीके से मीडियम भरा गया है, इसमें K1 और इसमें K2, अगर इस तरीके से मीडियम भरा गया है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सीरीज को। ठीक है, इतने को अलग कैपेसिटर मान लेंगे, इतने को अलग मान लेंगे। ठीक है, समझ आया? ध्यान रखना, इस तरीके से भरा गया है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर इस तरीके से भरा गया है, इस तरीके से, इस तरीके से भरा गया है, आधे में K1 आधे में K2, जरूर नहीं आधा दो, कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये किसके इक्विवेलेंट है? पैरेलल। कई बच्चे बिल्कुल मौके का फ़ायदा उठाते हैं, जैसे हम मुड़ते हैं लिखने के लिए तुरंत बात करना चालू कर देते हैं, और जैसे हम सीधे होते हैं तुरंत शांत। यसी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ध्यान रखना, इस तरीके से डायरेक्ट में इसमें क्या डिवाइड हो रहा है? बीच का सेपरेशन। इसमें क्या डिवाइड हो रहा है? बीच का सेपरेशन। अगर बराबर है तो d/2 हो जाएगा। इसमें क्या डिवाइड हो रहा है? एरिया। सेपरेशन सेम है, एरिया अलग अलग है। तो इसमें क्या डिवाइड हो रहा है? एरिया। और उसमें क्या डिवाइड हो रहा है? सेपरेशन। समझ गए? नहीं समझे? जैसे दो प्लेटें ऐसे हैं, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। तो अगर ऐसे ऐसे भरा गया, आधे में अलग आधे में अलग, तो वो कौन सा हो गया? सीरीज। अगर ऐसे ऐसे भरा गया, ऊपर अलग और नीचे अलग, तो पैरेलल। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 13, तो किसके इक्विवेलेंट हो गया ये? बोलो। क्या देख के भी नहीं जान पाते हो? बिल्कुल ही उल्लू हो क्या? किसके इक्विवेलेंट है ये? सीरीज। तो ये d/3 है और ये 2d/3। अरे देखो ना, फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है कि सेकंड वाले से? ये फर्स्ट, तो सीरीज नहीं हो गया। तो नेट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा? जब पूरा खाली था तब इसका कैपेसिटेंस C' मान लो, ε0 A/d, इसको C' मान लिया। लेट, ये कब है? जब पूरा खाली था। ये कब है? जब पूरा। और इसमें भरा हुआ 2K वाला, उसमें भरा हुआ K वाला, 2K वाला भरा है और K वाला। अब C = सीरीज है ना, पहले C1 C2 निकालो। C1 क्या आ जाएगा? 2K ε0 A/d की जगह d/3। नहीं समझे? 3 कहाँ गया? ऊपर। K ε0 A 2d/3, 2d/3, 3 कहाँ जाएगा? ऊपर। 3K/2, ये C' हो गया। अच्छा, सीरीज में रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? अब 1/C भूल जाओ। C1 C2 C1 + C2। बड़े हो गए बेटा। C1 C2 C1 + C2।
हाँ, अरे 1/c इक्वल टू 1/c1। फिर अभी तुम 3 वर्ड यूज कर रहे थे, हमने एक में कन्वर्ट किया, 2 स्टेप बच जाएंगे इससे, नहीं समझे? जब आप करोगे 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, ठीक है, तो 2 स्टेप बढ़ जाते हैं इसमें। और कैसे ध्यान रखेंगे? c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2, तो 2 स्टेप बच जाएंगे। c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2, बस सॉल्व कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 6k c डैश और 3k c डैश बाई 2 डिवाइडेड बाई, दोनों को ऐड करो, 6k c डैश प्लस 3k c डैश बाई 2। एक काम करो, के सी डैश तुम ले लो बाहर, के सी डैश ऊपर से, के सी डैश नीचे से कॉमन लेके क्या करो? कैंसिल कर दो, ऊपर एक बच जाएगा, 2 है ना ऊपर, इससे इसको काटो 3, 3 तिको 9, 9 के सी डैश, नीचे क्या आया? 7.5, 6 और 1.5 7.5, 6 और 1.5, ठीक है, उसे 1.5 से काट दो, 1.5 से इसको काटोगे 6, और ये कितना है? 5, आंसर। सी डैश वैल्यू रख दो, सी डैश कितना है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये आपका आंसर आया। करेक्ट कर लो, शायद आंसर गलत दिया है इसमें, देखो आंसर क्या दिया, उसको करेक्ट कर लो, क्यों वहाँ पे करेक्ट कराया था ना हमने, 13। नहीं नहीं, जो हम कह रहे हैं उसको कर लो, ठीक है, जो हमने कहा है उसको कर लो, ठीक, समझ गए? कैलकुलेट करने के बाद यही सही आएगा, क्योंकि वहाँ भी हमने करेक्ट कराया है ना। करेक्ट कर लो, देखें क्वेश्चन नंबर 14 किसका है? व्हीट स्टोन ब्रिज का। कोई ऐसा बच्चा जो व्हीट स्टोन ब्रिज क्वेश्चन ना कर पाता हो? चलो बता दे रहे हैं। सुने, तो व्हीट स्टोन ब्रिज का कोई भी क्वेश्चन आएगा, तीन में से कोई ना कोई डायग्राम होगा। क्या बात बेटा, क्यों मरे जा रहे हो? कौन ऐसे लगातार बातें कर रहा है बेटा? तुम बातें कर रहे हो क्या? तो याद, अगर ऐसा डायग्राम दिया गया तो हम तुरंत समझ जाएंगे किसका क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज। और ये रेजिस्टेंस में भी होता है और कैपेसिटर में भी होता है। ऐसा दिया गया तो भी यही है व्हीट स्टोन ब्रिज का।
तो तीन में से कोई भी डायग्राम दिया गया, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन होगा। जब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो यही बन जाता है, ये बना लो चाहे बना लो, ठीक है। जैसे इसको मान लिया P, इसको मान लिया Q, ये M है और ये N। तो बस यही तीन डायग्राम होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। तीनों में से कोई भी आया इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज, और तीनों एक ही हैं। जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो यही बन जाता है। अगर हम लोग सिंपलीफाई करें इसको, हम लोग चलो इसको बना देते हैं, कैसे पहुंचे, ये M, ये N, ये P और ये Q। देखो इसको सिंपलीफाई करके ये कैसे बनता है, पहले देख लो इसको, क्योंकि यही चीज़ किस में आएगी, किरचॉफ्स लॉ में, ठीक है, यानी अगली यूनिट में। ये डायग्राम सिंपलीफाई होकर के ये बन जाएगा। ये बना लो चाहे वो बना लो। सुनो, रुक जाओ बेटा। अगर ए से करंट एंटर करेगी तो कहां से एग्जिट होगी, बी से, और बी से एंटर करेगी तो ए से। ये तो मतलब हुआ, तभी तो आपसे कहा जाता है ए और बी के बीच निकालो। यानी इसका मतलब ए से एंटर करेगी तो बी से निकलेगी, बी से एंटर करेगी तो ए से। ए से चले कहाँ पहुँचे, एम पे। ए से चले एम पे पहुँचे, देखो ए से चले एम पे पहुँचे, दिखा। एम पे पहुँच के दो रास्ते, एम पे पहुँच के कितने रास्ते मिले आपको, दो। एक रास्ता C1 से होते हुए कहाँ जा रहा है, P पे, C1 से होते हुए P पे, और दूसरा C2 से होते हुए Q पे, C2 से होते हुए Q पे। नहीं समझे? ए से चले कहाँ पहुँचे, एम पे। ए से चले कहाँ पहुँचे, एम पे। क्या नहीं समझ आ रहा बेटा? एम पे पहुँच के कितने रास्ते मिले, दो। एक रास्ता C1 से होते हुए P पे और दूसरा C2 से होते हुए Q पे। देखो एम पे पहुँच के दो रास्ते मिले, C1 से होते हुए P पे, C2 से होते हुए Q पे। अब B से चलो भाई, A से एंटर करोगे तो कहाँ से एग्जिट करोगे, B से, और B से एंटर करोगे तो A से। अब B से चलो, B से चले कहाँ पहुँचे, N पे। B से चले कहाँ पहुँचे, N पे। N पे पहुँच के दो रास्ते, एक C3 से होते हुए P पे, एक C3 से होते हुए P पे, दूसरा C4 से होते हुए Q पे, C4 से होते हुए Q पे। नहीं समझे? और P और Q के बीच कौन है, C5। तो जो ये है वही ये है, वही है। इस टाइप का कोई भी डायग्राम आएगा, सिंपलीफाई करके ये बना दोगे, ठीक है। अब सुनना, कैपेसिटर में कोई भी क्वेश्चन आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का, वो बैलेंस ही होगा, बैलेंस्ड। क्या होगा? क्योंकि अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो आपके बाल सीधे खड़े हो जाएंगे, स्ट्रेट। समझ गए? फिर वो एडवांस का क्वेश्चन हो जाएगा। किसका क्वेश्चन हो जाएगा? एडवांस का, ठीक है। क्योंकि फिर उसमें किरचॉफ्स लॉ लगाना पड़ेगा कैपेसिटर के लिए, और किरचॉफ्स लॉ कैपेसिटर के लिए किसी बोर्ड में नहीं है। रेजिस्टेंस के लिए तो है, कैपेसिटर के लिए नहीं है, ठीक है। अभी नहीं समझे? तो इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा बैलेंस्ड ही आएगा। क्या आएगा? कैसे पता चलता बैलेंस है कि नहीं है? अगर C1/C2 की वैल्यू C3/C4 के इक्वल है तो बैलेंस्ड है, इक्वल नहीं है तो बैलेंस्ड नहीं है। और जब बैलेंस्ड होता है तो क्या होता है, ये जो बीच वाला कैपेसिटर है वो कभी नहीं चार्ज होता है, कि उसमें करंट कभी फ्लो होती ही नहीं है। जब ये चार्ज नहीं होगा तो ये यूजलेस हो गया। अगर फ्यूज बल्ब लगा है तो उससे कोई फायदा है? नहीं लगा होगा तो भी रोशनी नहीं देगा, लगा है तो भी नहीं समझे? तो जिसका जो काम है, अगर उस काम को वो नहीं कर रहा है तो उसके होने ना होने से कोई फर्क पड़ता है? और जो तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा होना ना होने से कोई फर्क, अभी हो कल नहीं हो, ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा जब अपना काम ही नहीं कर रहे हो तो? नहीं समझे? तो कैपेसिटर काम क्या होता है? चार्ज को स्टोर करना। और जब कभी चार्ज स्टोर ही नहीं होगा इसमें, क्योंकि जब व्हीटस्टोन बैलेंस होता है तो डायगोनल में कभी करंट नहीं फ्लो होती, तो ये कभी चार्ज ही नहीं होगा, तो बेकार हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, तो ध्यान रखना, चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे कैपेसिटर हो, इन तीनों में से कोई भी डायग्राम दिया गया
इसका मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज। बेटा और फायदा उठाओ मौके का, क्योंकि हम यहां डायग्राम बना रहे हैं, पीछे देख नहीं सकते। फायदा उठाओ मौके का। तो C1 4 6 4 6 और ये कितना है 2 और ये 3 और ये, इससे तो मतलब ही नहीं, ये तो चार्ज ही नहीं होगा। और जरूरी नहीं आप यहाँ C1 C2 यहाँ ले लो C1 C2, तो ये C3 C4 हो जाएगा। क्लियर? तो क्या कहोगे? सिंस C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3 अपॉन C4, क्यों? 4/6 की वैल्यू 2/3 के इक्वल। नहीं समझे? और मान लो यहाँ 3 के बजाय 2 हो जाता तो बैलेंस ना होता, फिर आपके बाल से देखा हो जाते स्ट्रेट। समझ गए? तो सिंस C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3 अपॉन C4, देयरफॉर व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। Therefore, wheat stone bridge is balanced. That is C5 will not be charged. तो जब C5 चार्ज ही नहीं होगा तो C5 क्या हो गया? यूजलेस। तो हटा दो उसको, और जैसे हटाएंगे क्वेश्चन कितनी कौड़ी का हो जाएगा? 2 कौड़ी का। कुछ नहीं बचा फिर तो। C1 C3 किस में हो गए? सीरीज में। C2 C4 किस में हो गए? सीरीज में। 1/4 1/2 कर लोगे? नहीं कर पाओगे। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कर लो। तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर वो दोनों आपस में पैरेलल में हो गया। जैसे C5 हटाया बेकार हो गया क्वेश्चन। अरे अभी नहीं कर पाओ क्या? ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों आपस में पैरेलल में। ठीक है? अब जैसे क्वेश्चन नंबर ये है, जैसे क्वेश्चन नंबर 60 दिखा, तो ऊपर वाला जो है चित्र, नीचे वाला C हटा दो, सबसे नीचे वाला, ऊपर वाला है व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो बीच वाला C हट जाएगा। तो CC C/2 CC C/2 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 पैरेलल में हो जाएंगे C, यानी ऊपर वाले डायग्राम का C, फिर नीचे भी C लगा, C प्लस C 2C, आंसर 2C हो गया। तो ऊपर वाले चित्र किसके लिए है? व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए। तो नेट कैपेसिटेंस कितना आ गया? 2C। ठीक है? नहीं समझे? अगर ये सारे C हो जाए, इमेजिन करो ये सारे C हो गए, तो CC C/2 CC C/2 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 C। अरे सीरीज में आधे हो जाता है ना, 2 हैं तो बराबर के, 2 हैं तो सीरीज में आधे हो जाते हैं, 3 है तो 1/3, 4 हैं तो 1/4। नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आ रहा है? अगर इमेजिन करो सब C हैं तो बीच वाला तो हट गया। अब ये दोनों CC हैं, CC C/2 सीरीज में ना, CC C/2, फिर C/2 C/2 पैरेलल में हो गया C, और उसके नीचे एक C और लगा है तो C प्लस C, वो भी तो पैरेलल में हो गया 2C, आंसर 2C आ गया 60 का। नहीं समझे? समझे क्या? आंसर नहीं मिला क्या? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कैपेसिटर में कब तक करंट फ्लो होती है? जब तक वो चार्ज ना हो जाए, जब तक वो, और चार्ज हो गया उसके बाद करंट फ्लो होना बंद हो जाती है। और जितने दिए जाएंगे कैपेसिटर सब आपको चार्ज दिए जाएंगे, क्योंकि चार्ज होने में मुश्किल से 0.1 0.2 सेकेंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 0.1 0.2 0.3 ऐसे। ठीक है?
तो जितने ये कैपेसिटर के क्वेश्चन कर रहे हो ये सब चार्ज्ड हैं, नहीं समझे? क्योंकि अगर ड्यूरिंग चार्ज का दे दिया गया तो फिर वही चीज स्ट्रेट, ठीक है? क्योंकि ड्यूरिंग चार्जिंग के लिए फार्मूला ये हो जाता है क्यू का, क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन सी आर। ये ड्यूरिंग चार्जिंग के लिए, ड्यूरिंग चार्जिंग के लिए। और जब चार्ज हो चुका होता तो क्या हो जाता? क्यू इक्वल टू सी वी, नहीं समझे? तो ये ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक है? तो ड्यूरिंग चार्जिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आता 12th में। ये सब चार्ज्ड है, सब क्या है? ये चार्ज्ड है। और जब चार्ज होगा तो उसमें करंट फ्लो होना बंद हो। कब तक करंट फ्लो होती है कैपेसिटर में? जब तक वो चार्ज ना हो जाए। इसलिए उसको मोमेंटरली करंट कहते हैं या ट्रांजिट करंट कहते हैं। स्टडी करंट कभी नहीं होती है कैपेसिटर में, ठीक है? अगर एसी नहीं है तो एसी में क्या होता है? लगातार करंट फ्लो होती है, क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या होती है? चेंज होती रहती है, ठीक है? लेकिन डीसी में कैपेसिटर जहां लगा होगा वहां करंट फ्लो होना बंद हो जाती है। केवल कब तक करंट फ्लो होती है? जब तक वो चार्ज ना हो जाए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21, तो ध्यान रखना, चाहे कैपेसिटर हो चाहे रेजिस्टेंस हो, तीनों में से कोई भी डायग्राम आ गया इसका मतलब किसका क्वेश्चन है? वीट। हाँ, रेजिस्टेंस में क्वेश्चन जरूर दे सकते हैं कि पता चला बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस नहीं है तो फिर आपको किरचॉफ्स लॉ लगाना पड़ेगा, वो भी कम से कम 3 बार, क्योंकि 3 अननोन हो जाएंगे। कितने अननोन हो जाएंगे? 3। लेकिन वो रेजिस्टेंस में आ सकते हैं कम से कम 3 मार्क्स में, ठीक है? कैपेसिटर में जब भी आएगा बैलेंस्ड ही आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, अब 2 वोल्ट का सेल है। सुनो भाई, पेशेंस रखो बेटा। हमसे इसमें चार्ज पूछा है। क्या पूछा है? चार्ज। और ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में पीडी क्या होता है? सेम। सुनो, यहां से करंट चली, क्या करंट ये ऊपर जाएगी? बोलो नहीं। जिस आर्म में कैपेसिटर लगा होता है, गधों, अभी 3-4 बार बताया, जिस आर्म में कैपेसिटर लगा होता है उसमें कभी नहीं करंट फ्लो होती है। समझ गए? केवल उतनी देर तक फ्लो होती है जितनी देर तक कैपेसिटर चार्ज ना हो जाए। और कैपेसिटर के चार्जिंग के लिए क्वेश्चन आ गया तो बात सीधे खड़े हो जाते हैं, वो जो फार्मूला था वो लगेगा। आपको जितने कैपेसिटर दिए गए हैं सब चार्ज हैं, तो डीसी में कैपेसिटर में करंट फ्लो होती ही नहीं है। जिस आर्म में कैपेसिटर लगा होगा उसमें करंट जाएगी ही नहीं समझे? तो ये करंट यहां पे आके डिवाइड नहीं होगी, सीधे निकल जाएगी। ऊपर क्यों नहीं गई करंट? क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर। समझ गए? तो आई निकालो। 2 वोल्ट का सेल है। कितने वोल्ट का सेल है? 2। ई अपॉन R1 प्लस R2। ई कितना हो गया? 2। ये 10 प्लस 20 कितना हो गया? 2 अपॉन 30 एम्पियर आया। V1 निकालो। V1 इक्वल टू आई R1। आई कितना है? 2 अपॉन 30। R1 कितना है? 10। 2/3 वोल्ट। और जितना V1 R का होगा उतने V1 कैपेसिटर का होगा, क्योंकि दोनों किसमें है? पैरेलल में। पैरेलल में है दोनों। पैरेलल में क्या सेम होता है? PD। चार्ज पूछा है। चार्ज कितना आ गया? Q इक्वल टू CV। C कितना हो गया? 6 माइक्रोफैरेड। और V कितना है? 2/3 वोल्ट। काटो। 4 माइक्रोकूलम आंसर। क्योंकि माइक्रोफैरेड में रखा है इसलिए माइक्रोकूलम में आया, फैरेड में रखते तो कूलम में आ जाता। समझ गए? इन दोनों का PD क्यों सेम है? क्योंकि दोनों किसमें है? पैरेलल में। समझ गए? करंट ऊपर क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि ऊपर कैपेसिटर है, वो चार्ज हो चुका है। कैसे किया जाएगा? क्वेश्चन समझ आया? जो करंट यहाँ से चली पूरी ऐसे जाएगी, ऊपर नहीं जा सकती। ऊपर उसके पिताजी हैं, ऐसे वो चार्ज हैं। समझ गए? पिताजी हों और चार्ज हो तो कोई हिम्मत करेगा घुसने की? समझ गए? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 30 है, तो 30 में जो दूसरा डायग्राम दिया गया है उसमें दोनों किसमें है? पहले नोट करो इसको।
और ये जितने भी इसमें क्वेश्चन दिख रहे हैं 26, 28, ये सब 24, ये सब वैसे ही हैं। बैटरी कनेक्टेड, वी नहीं चेंज होगा। बैटरी हटा ली गई, क्यू नहीं चेंज होगा। समझ गए? बैटरी कनेक्टेड, वी नहीं चेंज होगा। बैटरी हटा ली गई, क्यू नहीं चेंज होगा। हो गया? देखें, क्वेश्चन नंबर 30 इरेज करें। टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1 C2, पहला C1 है, दूसरा C2 है, हैव कैपेसिटेंस C ईच, यानी दोनों के कैपेसिटेंस क्या है? सेम है। हमसे पूछा है रिलेशन बिटवीन K1 K2 K, ये भी कई बार आया है, इस टाइप के कई बार मिलेंगे आपको। तो दोनों के कैपेसिटेंस को क्या करो? सेम कर दो। अच्छा, ये जो सेकेंड वाला डायग्राम बना है, इसमें आधे आधे जो दोनों बने, बुक नहीं क्या पीछे? तो जो सेकेंड वाला डायग्राम है, अब वो नहीं आएगा वर्जन, हाँ पर्याप्त हो गया उसके लिए। तो सेकेंड वाला जो डायग्राम बना हुआ है, उसमें दोनों आपस में किसमें है? पैरेलल में। किसमें है? ठीक, तो पहले वाले को निकालो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C1 इक्वल टू C2, C1 कितना है? K एप्सिलॉन नॉट A, एक जनों ने L ले लिया है, हम A ले रहे हैं, अपॉन D, ये हो गया। C2 दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में क्या होता है? सेम हो जाता है, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? C2 की जगह K1 एप्सिलॉन नॉट A की जगह क्या लेंगे? A/2 अपॉन D, और ये K2 एप्सिलॉन नॉट A की जगह A/2। वैसे इन्होंने एरिया को L से शो किया है, चलो कोई बात नहीं, A/2। एरिया लेंथ आधी हो गई तो एरिया भी आधी हो गया D। अच्छा, C2 में ये दोनों क्यों ऐड कर दिए गए? क्योंकि दोनों पैरेलल में, सेकेंड वाले डायग्राम में दोनों किस में है? पैरेलल में। समझ गए? क्या कॉमन आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A। बताओ 2 नंबर क्वेश्चन कितना सिंपल है। एप्सिलॉन अपॉन D, यहाँ क्या आ गया? K1/2, और ये क्या आया? K2/2। D से D कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, यानी K इक्वल टू K1 प्लस K2/2 आंसर। अभी नहीं समझे? नोट करें, घर जाके ट्राई करोगे। अगर तुम इन्हीं के क्वेश्चन लगा डालो सारे, तो पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। कैपेसिटर का पोटेंशियल वाले लगा डालो, वो सब लगा डालो, इन्हीं के क्वेश्चन। नहीं समझे? इसके सारे क्वेश्चन उसी से हो जाएंगे। कनेक्टेड, चार्ज नहीं चेंज होगा। डिस्कनेक्टेड नहीं, डिस्कनेक्टेड चार्ज नहीं चेंज होगा। कनेक्टेड वी नहीं चेंज होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा हम आपको बता चुके हैं। क्लियर? कोई डाउट? घर जाके पूरे क्वेश्चन लगाएं कंप्लीट। और किसी को डाउट है बैच के बाद वो करके, जब कल टेस्ट हो जाए तो उसका पूछ लेना। पहले पूछना है, थोड़ा पहले आ जाना।